दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे ज्योग्राफी का 7th क्लास। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग लेंगे संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, मानव निर्मित संसाधन क्या-क्या है, इनको कंप्लीट करते हुए भूमि भूमि का उपयोग क्या-क्या है, मृदा क्या-क्या है, इनको कंप्लीट करेंगे। मृदा के प्रकार चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। तो इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। शुरू करते हैं संसाधन को, रिसोर्स को। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता इन द सेंस यूजेस और उसका नीड उससे संसाधन बनाती है। वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य है। इस प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। नोट डाउन करेंगे। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स क्या है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झील का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण माने रिन्यूएबल और अनवीनीकरण नॉन रिन्यूएबल संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखते हैं नवीनीकरण संसाधन जो कि रिन्यूएबल है। नवीनीकरण संसाधन वो संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः प्रसारित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सोलर, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे अनवीनीकरण मतलब जो कि चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अनवीनीकरण वो संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पूरित होने के में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को अनवीनीकरण कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इनमें कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब देखेंगे मानव निर्मित संसाधन क्या क्या है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी इन द सेंस टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन लोगों को अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी इन द सेंस टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। अतः लोग जो है इन द सेंस व्यक्ति, लोग, ह्यूमन, लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। अब आगे चेक करेंगे। संसाधन संरक्षण को चेक करते हैं। संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इन द सेंस उसे सेव भी रखना और यूज करना, इनको हम क्या कह सकते हैं, सतत पोषीय विकास कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे चेक करेंगे सतत पोषीय विकास के कुछ सिद्धांत। उनके क्या क्या सिद्धांत है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास होने से कम करना, मतलब ह्रास होने से ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार अभ्यास में परिवर्तन,
समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना सतत पोषीय विकास के सिद्धांत हैं। अब देखते हैं भूमि। विश्व के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्रों में 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे भूमि के उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों का और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। अब चेक करेंगे निजी भूमि क्या है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, मतलब उनका खुद उसका मालिक होते हैं, स्वामित्व होता है उनका। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व होते हैं। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट, औषधिया, बूटिया को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पे दानेदार कणों का आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों के द्वारा तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं मृदा के प्रकार, चेक करते हैं। जलोढ़ मृदा, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूं के चावल, गन्ना के फसल की खेती अच्छी होती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं काली मृदा। अब ये कहाँ से आती है और ये क्या बेनिफिट है। ये मृदा भारत में ऐसे भूभाग पे मिलती है जहाँ प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टान टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इसे कपासी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है काली मृदा। नोट डाउन करेंगे। कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है काली मृदा। अब देखते हैं लेटेराइट मृदा। भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाती है। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार, पश्चिम घाट, छोटा नागपुर के पठार, उत्तरी पूर्वी राज्यों में मिलता है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, काजू आदि की मतलब बागाती कृषि की जाती है। लेटराइट मृदा में चाय, कॉफी, काजू। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं मृदा संरक्षण की विधियां क्या क्या है। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। अब देखेंगे वेदिका फॉर्म, ये क्या है। वेदिका फॉर्म को चेक करते हैं, आगे चेक करेंगे। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनकी पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। अब देखते हैं समोच्च रेखीय जुताई क्या है। एक पहाड़ी ढाल पे समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। रक्षक मेखलाएं क्या है। तटीय प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण से बचाया जा सके। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे समुच्च रेखीय रोधिकाएं, ये क्या है। समुच्च रेखाओं पे रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र के लिए खाइयां भी बनाई जाती है। अब देखते चट्टानों का बांध।
यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया जाता है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकता है। चट्टान के बांध बीच में फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पे भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं जल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसके भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त भी नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है, ये तो है ही। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भूम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता और विविधता प्रतीत प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण व बहा की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि, पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। और अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक वाही स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल है नाइट्रेट धातुएं। पीड़ानाशी जल को प्रदूषित जल कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब जैव मंडल के कुछ पॉइंट देख ले। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। अब परितंत्र किसे कहते हैं? जैव मंडल के सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे परस्पर संबंधित है और निर्भर भी है एक दूसरे पे। इसे जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र हम कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पे गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे हो रही है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों में से 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे कि वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब देखते हैं क्षेत्र, एरिया। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, ये तो कॉमन है। इस प्रकार का वन प्रचुर वन जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व का घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटेली झाड़ी एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे को जड़ें गहरी होती है। बाष्पोत्सर्जन से होने वाला आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां काटकर और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन भी सम्मिलित है। नोट डाउन करेंगे। अब देखते सिटीज, ये क्या है इनके बारे में देखते हैं। सिटीज सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य है सुनिश्चित करना वन, प्राणी, पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पे पशुओं की 5000 जातियां और पौधे की 28,000 जातियां रक्षित की गई। नोट डाउन करेंगे। पशुओं की 5000 और पेड़ पौधे की 28,000 जातियां मतलब रक्षित किया गया है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है। अब देखेंगे दोस्तों
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खनिज को लेंगे, खनिज के प्रकार को लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चैनल पे आप बने रहे, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर खनिज को कर ही दे। पृथ्वी पे चट्टान कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह खनिज फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन, यानी कि जिसका कोई रासायनिक संगठन हो, वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पे समान रूप से वितरित नहीं है, वह किसी विशेष क्षेत्र में शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे कि आर्कटिक महासागर, सशस्त्र एवं आर्कटिक। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। वो अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब देखेंगे शैल। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह शैल है। शैल जिसकी खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है, मतलब हरा हीरा विश्व की प्राचीनतम शैले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी का निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात है। अब खनिजों के प्रकार भी देख लेते हैं। खनिजों के प्रकार क्या क्या है। पृथ्वी के 3000 से भी अधिक खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, अधात्विक खनिज में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक धातु, एक अधातु। चेक करेंगे खनिजों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होता है, ठीक है। धात्विक खनिजों में कच्चे रूप में होता है। धातु कठोर पदार्थ है जो कि ऊष्मा और विद्युतियों का सुचालित करती है। नोट डाउन करेंगे। ऊष्मा और विद्युतीय को सुचालित करती है, जिससे द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोहा हो सकते हैं। लोहा खनिज जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज क्रोमाइड में लोहा होता है। अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे अधात्विक के खनिज धातुएं नहीं होती, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज इंजन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। नोट डाउन करेंगे। खनिज की खनन, प्रवेदन और आखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। नोट डाउन करेंगे। आप देखेंगे खनिज खनन पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही खनन कहलाती है। खनिजों को कम गहराई में स्थित पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाने वाली इसे विस्तृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। अब देखेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे हम प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे खनिजों का हम वितरण कैसे कर सकते हैं। खनिजों को विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अपसादित शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब आगे कुछ पॉइंट देखेंगे। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क और ओंटारियो कनाडा, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकल के लिए निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइड और प्लेटिनियम और आग्नेय और कायांतरित शैल पाया जाने वाला खनिज उदाहरण है। अब देखेंगे मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अत्यधिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप
जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट फास्फेट शस्त्र इसमें कुछ उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर में पाए जाते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका खनिजों का उपयोग। जी, अब इनको कंप्लीट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चैनल पे बना रहें और चैनल पे देखिए, और आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिटेल क्लास पूरा चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।